नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के टिहरी में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल सुरकुंडा देवी रोपवे आज कुछ देर के लिए अचानक तकनीकी कारणों से बंद हो गया। रोपवे बंद होने के समय रोपवे में टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय समेत करीब 60 से 70 लोग फंस गए थे। हालांकि रोपवे करीब 35 मिनट तक बंद रहा, जिसके बाद रोपवे को पुनः सुचारू कर दिया गया। लेकिन इस दौरान टिहरी विधायक समेत सभी लोगों की सांसें अटकी रहीं। वहीं इस हादसे के बाद सुरकुंडा देवी मंदिर रोपवे के संचालन पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। धनौल्टी के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने न्यूज 18 से बताया कि रोपवे प्रबंधन को टेक्निकल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। टेक्निकल जांच क्लियर होने के बाद ही दोबारा रोपवे का संचालन शुरू किया जाएगा। 30 मिनट से हम अधर में हैं, हवा में हैं, ट्रॉली में हैं और थोड़ा सा ये आगे बढ़ी और फिर ये जो है फिर फंस गई है यहाँ पर। और मैं सबसे जो इस समय उसमें है, अगर सबका नेटवर्क चल रहा है, जो लोग इस समय ट्रॉली में फंसे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि वो पैनिक ना हो। इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत इसका संज्ञान ले, और नहीं तो जो है जो एसडीआरएफ इनसे बात करके, ट्रॉली संचालकों से बात करके, नहीं तो एसडीआरएफ की व्यवस्था करे, जिससे बातचीत करने के लिए सौरभ सिंह हमारे संवाददाता टिहरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या रोपवे अभी चालू हो पाया है या अभी फिलहाल रोपवे तकनीकी कारणों से बंद किया गया है? जी इनको मैं आपको बता दूं, आज जो सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे है वो तकनीकी कारणों के चलते करीब 35 से 40 मिनट अचानक रुक गया था, जिसमें टेहरी के विधायक किशोर उपाध्याय सहित 60 से 70 लोग जो अलग अलग कैबिन है, 16 कैबिन है, उसमें फंस गए थे। उसके बाद फिर टेक्निकल एक्सपर्ट टीम द्वारा जो उसमें फॉल्ट को निकाला गया, उसके बाद जो रोपवे है उसका संचालन शुरू किया गया। उसके बाद सभी को सकुशल निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर स्थानीय जो प्रशासन है उसने इसमें बड़ा निर्णय लेते हुए लोगों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल रोपवे प्रबंधन को लेटर जारी करके और निर्देश दिए गए कि जब तक टेक्निकल एक्सपर्ट टीम से इसका पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं हो जाता है, तब तक रोपवे को बंद कर दिया जाए, और टेक्निकल एक्सपर्ट टीम द्वारा जब इसका क्लियरेंस दिया जाएगा तभी रोपवे को आगे संचालित किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ के पास लामबगड़ नाला एक बार फिर से उफान पर है। ये मार्ग बद्रीनाथ धाम की ओर जाता है। नाला तेज बारिश के बाद से ही उफान पर है, लेकिन उफान के बावजूद कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी पार करा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक के बाद एक लगातार गाड़ियां नाले को पार करती हुई जा रही हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लामबगड़ का नाला उफान पर है और उसके बाद गाड़ियों को वहां से निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी का बहाव काफी तेज है, लेकिन उसके बाद भी जान की परवाह न करते हुए यहां से गाड़ियों को किस तरीके से निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक गाड़ियां वहां से पार हो रही हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। रेड सर्किल करके देखिए आप, ये व्हाइट कलर की गाड़ी यहां से निकल रही है। पानी का तेज फ्लो, किस तरीके से ड्राइवर को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी गाड़ी आगे कभी पीछे, पानी के बहाव के चलते, लेकिन उसके बाद लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जोशीमठ की तस्वीरें हैं, बिना डरे नाले से पार करा रहे हैं गाड़ी। जोशीमठ में एक बार फिर लामबगड़ बाजार के पास नाला उफान पर आ गया। तेज बारिश के चलते रोड बंद हो गई है, जिससे दोनों ओर अब वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर में ही ये मार्ग खोला गया था और फिर दोबारा मार्ग बंद हो गया है। बारिश के चलते मार्गों के बंद होने और खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। तो उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि बड़े बड़े बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया।
आपको बताएं कि राड़ी के पहले यमुनोत्री मार्ग बंद हो गया था। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कई जगह लैंडस्लाइड के चलते मार्ग बंद हो गए हैं। तो वहीं एक मार्ग खुल रहा है तो दूसरा बंद हो जा रहा है। पहाड़ पर मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर तरफ नदी नाले उफान पर हैं तो लैंडस्लाइड से कई मार्ग बंद हो गए। एक मार्ग खोला जा रहा है तो दूसरा बंद हो जा रहा है। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के खचड़ा नाला के पास खोल दिया गया तो बद्रीनाथ हाईवे बैनाकुली के पास बंद हो गया। पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने से मार्ग बंद हुए हैं। इससे जोशीमठ पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को रोका गया है। जोशीमठ में ही लामबगड़ बाजार के पास भारी बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे तीर्थयात्रियों की कई गाड़ियां भी नाले में फंस गईं। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों और बीआरओ की मदद से लोगों को नाले से पार कराया गया। चमोली में बारिश के साथ लैंडस्लाइड भी हो रहा है। उमट्टा के पास अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। पहाड़ से पेड़ के साथ मलबा आकर सड़क पर बिखर गया है। जिसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से करीब 2 घंटे बाद सड़क को खोला गया, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। चमोली के ही गोपेश्वर के चोपता हाईवे पर देवलधार और नरोधार के बीच सड़क पर मलबा आ गया। हालांकि राहत की बात यह है कि कर्णप्रयाग थराली हाईवे को खोल दिया गया है। चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी के राष्ट्रीय उद्यान का संपर्क मार्ग कट गया है। बारिश के बाद पैदल रास्ते कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं फूलों की घाटी जाने वाले सैलानियों को एसडीआरएफ की मदद ने सुरक्षित घाघरिया में पहुंचा दिया है। फिलहाल फूलों की घाटी जाने वाले सैलानियों को रोक दिया गया है। अब मौसम साफ होने के बाद फूलों की घाटी का रास्ता खोला जाएगा। उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ के मोरी के सुदूरवर्ती पंचगाई पट्टी में सुपे नदी उफान पर है, जिस पर बना एकमात्र लकड़ी के पुल पर खतरा मंडराया हुआ है। हालांकि ग्रामीणों ने इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। उत्तरकाशी के ही यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी यहाँ के यमुना मंदिर के किनारों को छूकर बह रही है और नदी के तेज बहाव से यमुनोत्री धाम और पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। बात कोटद्वार की जाए तो यहाँ के कौड़िया बस्ती इलाके में लोगों के घरों के अंदर नाले का पानी और मलबा घुस गया है। वहीं पुल के नीचे पेड़ फंस जाने से पानी और भी तेजी के साथ आसपास के इलाकों में घुस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। यदि बारिश इसी प्रकार जारी रही तो नदी किनारे रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के चलते नदी का आकार भी बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का खतरे का निशान 626 मीटर है, जबकि अलकनंदा नदी 625 मीटर के आसपास बह रही है। नदी किनारे घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और नगर पालिका ने फिलहाल नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी है। मानसून से पूर्ण संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण किया गया था और उसमें हम लोगों ने जो जेसीबी मशीनें थी उन मशीनों को भी उन स्पॉटों पर चयनित किया गया था तथा जो एम्बुलेंस थी और एम्बुलेंसों के भी हमने 11 एम्बुलेंसों को भी यात्रा मार्ग पे लगा रखे हैं। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड क्षेत्र में सिर्फ 2 महीने पहले बनकर तैयार हुआ आरसीसी पुल टूट गया है। यह पुल तालुका और डाटमीर के बीच बनकर तैयार किया गया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते पुल धड़ाम हो गया। ग्रामीणों में कार्यदायी संस्था के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि यह पुल 32 लाख की लागत से वन विभाग ने तैयार किया था। अब ग्रामीणों को फिर नदी के रास्ते जान हथेली पर रखकर नदी पार करनी पड़ेगी। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल के पास पहुंचा है। भीमगोड़ा बैराज पर फिलहाल गंगा 292 मीटर के पार बह रही है, जबकि 293 मीटर गंगा का चेतावनी का स्तर है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर पहाड़ों पर इसी तरह बारिश जारी रही तो शाम तक गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन ने भी बाढ़ चौकियों और एसडीआरएफ टीम को अलर्ट मोड पर रखा है। उत्तरकाशी में अंग्रेजों के समय बना सांद्रा झूला पुल खस्ता हाल हो चुका है, लेकिन इस बीच ग्रामीण इस पुल से आवाजाही करने को मजबूर है। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में अंग्रेजों के समय साल 1899 में बना सांद्रा झूला पुल खस्ता हाल हो चुका है। लकड़ी के बने इस झूला पुल की झूलती लकड़ी बता रही है कि इस पुल पर आवाजाही करना किसी खतरे से कम नहीं है। ये पुल खस्ता हाल है और वन विभाग ने खुद इस पर चेतावनी का बोर्ड लगाकर लिखवा रखा है कि एक समय में एक ही व्यक्ति इस पुल से आवाजाही करें, लेकिन चेतावनी बोर्ड के बाद भी एक से अधिक लोग इस पर आवाजाही कर रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है। एक बार मतलब हादसा भी हुआ था, छोटी सी बालिका मतलब नदी में डूब गई थी ट्रॉली से, और यही हो सकता मतलब आप हाँ जान जोखिम में मतलब पुल काफ़ी जीवन स्थिति है और कभी भी टूट सकता है, इसलिए यहाँ पर्यटक नहीं आए तो काफ़ी अच्छा है। और हवा के साथ बहुत ही झूल रहा है, तो यहाँ पे खतरा तो बना हुआ है। यहाँ पे ये बहुत ही बुरी दुर्दशा में है, कभी भी गिर सकता है। अब जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वो पुल को देख के, क्योंकि ये नदी से थोड़ा ऊंचाई पे भी है, थोड़ा अलग टाइप का भी है, तो पर्यटक अपने आप को रोक नहीं पाता इसके ऊपर जाने से। अब इस पे लिखा तो है कि एक बार में एक ही व्यक्ति जाएगा, लेकिन जब पर्यटक आएंगे तो वो तो जाएंगे। पुल की खस्ता हालत की वजह वन विभाग की लापरवाही है। वन विभाग के पास इसके रखरखाव है, लेकिन उसके बाद भी विभाग ने पुल पर सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाकर पुल के टूटने के इंतजार में बैठा है। हालांकि डीएम उत्तरकाशी उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये चीज अभी मेरे संज्ञान में लाई गई है, तो यह पता लगा है कि वन विभाग के क्षेत्र में निर्माण किया गया पुल है। इसका प्रस्ताव हम विभाग से प्राप्त करेंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अंग्रेजों के समय बने इस पुल के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। साथ ही ये पुल किसी बड़े हादसे को भी न्योता दे रहा है। ऐसे में जरूरत है पुख्ता सुरक्षा इंतजाम की। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। मुंशियारी तहसील के बोना गांव में दूर दूर तक स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में एक महिला को बीमार होने पर ग्रामीण 30 किलोमीटर डोली में रखकर मदकोट पहुंचते हैं। भारी बारिश में 30 किलोमीटर का पैदल सफर और कंधे पर बीमार महिला की डोली ले जाना कड़ी चुनौती है। इस इलाके को जोड़ने वाली रोड हफ्ते भर से बंद पड़ी है, फिर भी जिम्मेदार विभाग को कोई मतलब नहीं। नतीजा ये है कि ग्रामीणों को बीमार महिला को 30 किलोमीटर डोली में बैठाकर इलाज के लिए मदकोट लाना पड़ा। देखिए कितना भयंकर झरना है, यहाँ पे पत्थर भी गिरता है ऊपर से। आगे बढ़ते हैं। शनिवार रात हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब से देहरादून लौट रही एक कार धर्मावाला के पास एक तेज रफ्ते में बह गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें एक व्यक्ति का शव आज बरामद किया गया। कार में सवार अन्य 2 लोगों को बचा लिया गया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर मोदी एट 20 पुस्तक पर आयोजित गोष्ठी में सीएम धामी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक प्रशासनिक जीवन के 20 साल पूरे होने को लेकर लिखी गई है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से नवाचार में विश्वास करते हैं और जब भी वो किसी से बात करते हैं तो पूरी तरह से उसी बात पर ध्यान लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी इस पुस्तक को सभी को पढ़ना चाहिए। मोदी जी का पूरा जीवन और उनके कर्म हमारे लिए एक प्रेरणा है और मैं कहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को निश्चित रूप से उनसे ये सब प्रेरणा मिलती है, लेकिन आज अन्य क्षेत्रों में भी काम करने वालों के लिए एक वर्क कल्चर देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में आया है। तो ये मोदी एट द 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये पुस्तक सभी के लिए बहुत उपयोगी है। देहरादून में मत्स्य पालन विभाग ने नेशनल फिश फेस्टिवल का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रदेश के तमाम मत्स्य पालकों ने शिरकत की, जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
सम्मानित किया। आरटीडीए ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में फिशरीज से जुड़े लोगों ने स्टॉल भी लगाए, जिनका निरीक्षण मुख्यमंत्री और मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। इसके साथ ही विभाग के किए जा रहे कामों की भी सीएम ने जानकारी दी। रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से ही पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के जो स्वरोजगार के उपक्रम हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, भेड़ पालन के क्षेत्र में और गाय पालन के क्षेत्र में, कृषि में, उस अवधारणा को व्यवहारिक रूप से धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी योजनाएं हो सकती हैं उन सब योजनाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये कोशिश है कि आने वाले 5 साल में जो मोदी जी का सपना है, फिशरीज एक अलग डिपार्टमेंट मोदी जी ने केंद्र में बनाया है, उनका एक सपना है कि हमारे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए फिश का, उस पर लगातार ये सरकार कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य का एक पत्र मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल से होते हुए सीएम आवास तक पहुंच गया। गणेश गोदयाल ने तो यहां तक चेतावनी रैली की जांच हुई तो ठीक, वरना धरना दिया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच का मामला क्या उठा? गणेश गोदयाल अब आग बबूला हैं। गणेश गोदयाल ने रविवार सुबह सीएम से मिलकर उन्हें एक पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने खुद पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्षता से जांच की मांग की। जांच के आदेश देने वाले मंत्री धन सिंह रावत के विभागों की भी जांच की मांग कर डाली। निष्पक्ष जांच के आदेश न होने पर गोदयाल ने सीएम आवास पर धरने तक की चेतावनी दी है। और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। मैं इसी आशय का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर वो इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे, आदेश करेंगे, कोई एसआईटी गठित करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इस मांग को उठाते रहेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने धरना दूंगा। बीजेपी के पूर्व विधायक और देवस्थानम बोर्ड के सदस्य रहे महेंद्र भट्ट का कहना है कि गणेश गोदयाल जांच के नाम पर डर रहे हैं, इसलिए धमकी पर उतर आए। भट्ट का कहना है कि मंदिर समिति के सदस्यों को समिति में अनियमितता होने पर जांच की मांग करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जांच के लिए धमकी देना कि अगर जांच इस रूप में नहीं हुई तो वो माननीय मुख्यमंत्री के आवास के आगे धरना देंगे। वैसे गणेश जी आज प्रतिपक्ष में है और धरने पसंद करना उनका इस समय नैतिक अधिकार बनता है। गेंद अब सीएम के पाले में है। मामला अब पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। सीएम ऑफिस की ओर से मामले में जो भी रुख हो, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में सियासी माहौल और गर्मा सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर अजय भट्ट ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल के बीच गड़बड़ियों की जांच को लेकर चल रही रार पर कहा कि किसी को जांच से नहीं डरना चाहिए। जांच में जो सच होगा सामने आ जाएगा। भट्ट ने यह भी कहा कि जांच तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी एजेंसियां कर रही हैं। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो जांच से कतराना नहीं चाहिए। अब तक से इन्होंने 2.3 लाख मैंडेट जनरेट, इसलिए ये गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। जांचें, जिसका जो कार्य हुआ जांच होगी, उसमें या तो बरी होंगे या फिर एलिगेशन लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी छोटी हरकतें नहीं करती। देहरादून में रिंग रोड को 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए 2200 पेड़ों को काटा जा रहा है। इनमें से 400 पेड़ों को जड़ सहित उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाएगा। रिंग रोड की शान इन पेड़ों को इन योद्धाओं युद्ध स्तर पर काटा जा रहा है। हालांकि सिटीजन फॉर ग्रीन दून से जुड़े लोगों ने रविवार को रिंग रोड पर पेड़ काटे जाने का विरोध किया, जो पेड़ काटने के बजाय सड़क चौड़ीकरण के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार भले ही 400 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की बात कह रही हो, लेकिन ऐसे पेड़ों का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। दून में पूर्व में किए गए ऐसे प्रयोग सफल नहीं हुए हैं। देहरादून के ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए देहरादून के एंट्री पॉइंट जोगीवाला से शहर के बाहर मसूरी जाने वाली सड़क कुल्हान तक 14 किलोमीटर के हिस्से का चौड़ीकरण होना है, जिसके लिए फर्स्ट फेज में पेड़ काटे जा रहे हैं। हम एक प्रयास कर रहे हैं इसको बचाने का, सरकार को जगाने का, और जो ये नीति निर्याता जो नीति बना रहे हैं ये कि पेड़ काटने से कैसे मतलब ट्रैफिक का सॉल्यूशन होगा, ये मुझे समझ के बाहर है।
यहाँ पे आप पेड़ काट देंगे, पर ऐसी सड़कें जहाँ दुकानें हैं, सड़कों पे जैसे आप गढ़ीगंज चौक देख लीजिए, वहाँ पे दुकानें, वहाँ तो कुछ नहीं स्टेप लिया जाता। पर पेड़ क्योंकि बेजुबान है, वो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते, अपने लिए नहीं बोल सकते, ना वो वोट बैंक है। हम लोगों को बहुत दुख है, आक्रोश है सबके मन में कि इस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं। और जब हम इसका विरोध करते हैं तो हमें ये कहा गया कि कई पेड़ यहाँ से ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। अब ये ट्रांसप्लांटेशन बहुत महंगा होता है और जो ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस रेट है देहरादून में वो बहुत ही हास्यास्पद है। उत्तराखंड में वन कानून में सुधार किया जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन कानून को व्यवहारिक बनाने के लिए ये जरूरी है। वहीं ऋषिकेश में वन मंत्री सुबोध उनियाल और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वृक्षारोपण करके प्रकृति के संरक्षण का त्योहार हरेला की शुरुआत कर दी है। शुरुआत हम लोग बहुत रिफॉर्म्स अपनी प्लांटेशन पॉलिसी में कर रहे हैं ताकि वो व्यवहारिक भी बने और ज़्यादा से ज़्यादा वन क्षेत्र हमारे यहाँ आच्छादित हो। इसीलिए हम लोगों ने ये भी कहा कि वनों के प्रति लोगों में एक रुझान पैदा हो, तो हम उस जो हमारा ट्री एक्ट है उस एक्ट में भी हम संशोधन कर रहे हैं कि उसको व्यवहारिक बनाया जाए। जैसे 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ मेला यात्रा को लेकर अब प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर दी हैं। जिन रूट से कांवड़िए चलेंगे उन रूट्स पर ट्रैफिक बंद किया जाएगा और इनके लिए डायवर्सन प्लान तैयार किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान आम जनता को दिक्कतें न हो, इसके लिए डायवर्सन प्लान लागू किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली उत्तर प्रदेश से गढ़वाल मंडल की तरफ जाने वाले यात्रियों को मेरठ मुरादाबाद होते हुए पौड़ी के लिए रूट प्लान रहेगा। साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री मेरठ से सहारनपुर से पोंटा होते हुए विकासनगर देहरादून की तरफ ट्रैफिक निकाला जाएगा। इसके साथ ही देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र के लिए ऋषिकेश से चीला होते हुए कुमाऊं मंडल की तरफ निकलेगा। जो मेरठ के आगे जो दिल्ली साइड से आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा से आ रहे हैं, वो दूसरे 2 रूट अपनाएं। दिल्ली मेरठ से बिजनौर, बिजनौर से कोटद्वार, कोटद्वार होकर के आप जो है उस रास्ते से भी बद्री केदार जा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के लिए पहाड़ के बराबर चुनौतियां हैं। पहले प्रकृति की मार, इसके बाद शासन प्रशासन की लापरवाही लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। जिले में 1 दशक से 14 गांव के 142 परिवार विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। अब इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। अल्मोड़ा जिले में 12 से अधिक गांव के लोग आपदा से प्रभावित हैं और साल दर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन विस्थापन की फाइल देहरादून अल्मोड़ा के चक्कर काट रही है। अभी तक शासन 1 दशक में 8 परिवारों को विस्थापन के लिए धनराशि जारी कर पाया है। अक्टूबर 2021 में जो आपदा की परिस्थिति बनी थी 3 दिन की अतिवृष्टि के बाद, उसके बाद नए कुछ संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित हुए हैं, जिसमें अभी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की कार्रवाई गतिमान है। मॉनसून सीजन में प्रभावित परिवार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे शासन और प्रशासन की लापरवाही मान रही है। हमने मांग की है कि जो गांव बहुत ही संवेदनशील है और जिनका विस्थापन होना अनिवार्य है, उनको तत्काल सरकार उनका सर्वेक्षण करा के और उसको उनका विस्थापन करे, जिससे कि उन गाँव वालों को उनके जान माल सुरक्षित हो सके। आपदा आने के बाद शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक प्रभावितों की मदद के लिए कुछ दिन आगे आते हैं, लेकिन विस्थापन के सवाल पर मामला फाइलों में उलझता रहता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।